ताए घर वापस आया, लेकिन अब घर उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। वहां की खामोशी उसके लिए कुछ ज्यादा ही अजनबी थी। पहले जब वह बाहर जाता और वापस लौटता था तो कभी उसे बोगम कुछ न कुछ करते हुए दिख जाता था और कभी वह उसे बिस्तर पर चैन से सोता हुआ पाता था। उसकी तेज खर्राटों की आवाज भी घर का एक हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी। ताए ने मुख्य दरवाजा बंद करते हुए धीरे से सांस ली। बोगम और उसका परिवार घर में नहीं थे, इसलिए पूरा कमरा सूना लग रहा था। फिर भी ताए ने सोचा कि अब उसे इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि अब से उसे यहां अकेले ही रहना था। ताए ने वह अलमारी खोली जहां बाकी सामान और खाना बनाने की चीजें रखी थीं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वहां कोई बचा हुआ खाना नहीं था। उसने धीरे से कहा, उम्मीद है मैं रसोई नहीं जला दूंगा। उसने अपने लिए बुलगोगी बनाने का सोचा। उसे लगा कि शायद यही सबसे आसान रहेगा, लेकिन उसके लिए भी लहसुन और प्याज भूनने पड़ने वाले थे और ताए को यही काम सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। उसने अभी खाना बनाना शुरू भी नहीं किया था, फिर भी सामान काटने में उसे परेशानी होने लगी। भगवान मेरी मदद करो। उसने धीरे धीरे प्याज काटने की कोशिश की, लेकिन वह उसे ठीक से बारीक नहीं काट पा रहा था। वह खुद ही हंस पड़ा। उसे लगा कि वह बिल्कुल अनाड़ी लग रहा है। सिर्फ प्याज काटते काटते ही उसे पसीना आने लगा था। फिर उसने खुद को हिम्मत दी। ठीक है, मैं कर सकता हूं, चलो ताए। उसने अपनी बाहें ऊपर की और बालों को एक तरफ छोटी सी पोनीटेल में बांध लिया। उसे लगा कि यह अच्छा लग रहा है। फिर उसने दोबारा प्याज काटना शुरू किया। शायद ऐसे करना चाहिए। वह खाना बनाने का तरीका याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने चाकू प्याज पर चलाया और थोड़ा घबरा गया। उफ, यह तो मुश्किल था। उसने पूरा ध्यान लगाकर प्याज काटने की कोशिश की। ऐसे नहीं करते। ताए चौंक गया। किसी ने पीछे से उसका हाथ थामकर चाकू पकड़ने का सही तरीका बताया। ताए ने बगल में देखा तो वह हैरान रह गया। जुंगकुक, तुम यहां कैसे आए? जुंगकुक ने ताए के कंधे के पास झुककर उसके हाथ को सही तरीके से चाकू पर रखा। चाकू ऐसे पकड़ते हैं। ताए का हाथ जुंगकुक के हाथ के नीचे था। जुंगकुक ने धीरे धीरे उसका हाथ चलाते हुए समझाया, सामान को इस तरह पकड़ो ताकि हाथ न कटे, फिर चाकू को अपने शरीर से दूर की तरफ चलाओ। जुंगकुक ने धीरे से ताए को खुद कोशिश करने दी। ताए ने पूछा, ऐसे? उसे खुद पर झुंझलाहट हुई क्योंकि उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, इसलिए उसके लिए ध्यान लगाना आसान नहीं था। कुछ देर बाद जुंगकुक पीछे हट गया और ताए के बालों से खेलते हुए मुस्कुराने लगा। ताए ने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? मुझे दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। जुंगकुक हंसा। सामान काटने के बाद ताए ने पैन तैयार किया और माचिस की तीली से चूल्हा जलाया। उसने तेल डाला और उसे गर्म होने दिया। फिर उसने कटी हुई चीजें पैन में डाल दी। जैसे ही पैन से तेज आवाज आने लगी, ताए बुरी तरह घबरा गया। आह! वह पैन के ढक्कन को अपने सामने ढाल की तरह पकड़कर दीवार के पीछे छिप गया। जुंगकुक हंस पड़ा। उसने स्पैचुला उठाया और सामान को चलाने लगा ताकि खाना जल न जाए। ताए ने मुंह फुला लिया। सच में उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। आखिर में खाना जुंगकुक ने ही बनाया और उसका बनाया हुआ खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद ताए सोने की तैयारी करने चला गया। वापस आने पर उसने जुंगकुक से पूछा, वैसे तुम यहां क्यों आए हो? उस समय जुंगकुक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे लिए। ताए ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? उसका क्या मतलब है? जुंगकुक ने कहा, मुझे पता चला कि बोगम और उसका परिवार चले गए हैं और तुम अब अकेले हो। ताए थोड़ा असहज होकर हंसा और अपना सिर खुजाने लगा। चल रही सैन्य ट्रेनिंग के बीच देश छोड़ना नियमों के खिलाफ था। माफ करना, ताए ने हंसते हुए कहा। जुंगकुक ने फिर कहा, मुझे यह भी चिंता थी कि तुम अकेले हो, इसलिए कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। यह सुनकर ताए की आंखें थोड़ी फैल गईं। वह कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। क्या? जुंगकुक ने दोहराया, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? ताए ने नजरें दूसरी तरफ कर लीं। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा है, लेकिन जुंगकुक ने भौं उठाई। लेकिन? ताए ने पूछा, अगर लोगों ने तुम्हें यहां देख लिया तो?
क्या ये खतरनाक नहीं होगा? जुंगकुक मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि ताए यही पूछेगा। चिंता मत करो, मेरे पास पकड़े जाने से बचने के अपने तरीके हैं। जुंगकुक ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। सामान ज्यादा नहीं था, बस कुछ दिनों के लिए जितना जरूरी था उतना ही था। लेकिन तभी ताए की नजर एक बड़े पेंटिंग कैनवास पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, ये किस लिए है? ताए ने अपनी उंगलियां कैनवास की सतह पर फेरते हुए उसे देखा। जुंगकुक ने कहा, दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। ताए ने पूछा, क्या? जुंगकुक कुछ देर चुप रहा। उसे डर था कि कहीं ताए मना न कर दे। बात छोटी सी थी, फिर भी मना किए जाने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। ताए ने उसे भरोसा दिलाया, कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो। जुंगकुक ने आखिरकार पूछा, क्या मैं तुम्हारी पेंटिंग बना सकता हूं? ताए एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जुंगकुक ने जल्दी से अपनी बात साफ की, मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे लिए मॉडल बनोगे? उसके कान और गाल थोड़े लाल हो गए थे। वह साफ तौर पर घबराया हुआ था। ताए ने पूछा, तुम मेरी पेंटिंग क्यों बनाना चाहते हो? जुंगकुक कुछ कहने लगा, लेकिन उसकी बात बीच में ही अटक गई। क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मेरा मतलब, मैं तुमसे छोड़ो। ताए उसकी झिझक देखकर हंस पड़ा। उसे जुंगकुक का इस तरह घबरा जाना थोड़ा मजेदार लगा। जुंगकुक ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। मैं तुम्हारी पेंटिंग इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि अगर कभी ऐसा समय आया जब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाया तो मेरे पास तुम्हारी याद के लिए कुछ होगा। उसने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारी तस्वीर हमेशा संभाल कर रखने के लिए तुम्हारे जैसा फोन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूं, और अगर कभी मैं तुम्हें ठीक से याद भी न रख पाऊं तब भी मेरे पास तुम्हें देखने और तुम्हारी यादों को वापस पाने के लिए कुछ होगा। मैं तुम्हारी याद हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं। जुंगकुक की बातें सुनकर ताए के मन में अजीब सा एहसास हुआ। उसे ये बातें सुनना अच्छा भी लग रहा था और वह उनसे थोड़ा परेशान भी था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम मेरी पेंटिंग बना सकते हो। ताए की हाँ सुनकर जुंगकुक बहुत खुश हुआ। ताए भी उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी पेंटिंग के लिए मॉडल बनने वाला था। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं पेंटिंग के लिए कुछ करके आता हूं। इतना कहकर वह जल्दी से बाथरूम की तरफ चला गया। शायद वह अपने लिए कुछ अलग पहनने की सोच रहा था। उधर जुंगकुक ने पेंटिंग का पूरा सामान तैयार करना शुरू कर दिया। पुराना पैलेट और पुराने ब्रश देखकर उसे बीते हुए समय की याद आ गई। अपने व्यस्त जीवन के कारण वह लंबे समय से ठीक से पेंटिंग नहीं कर पाया था। कभी कभी बस स्केच बना लेता था, लेकिन पूरी पेंटिंग के लिए उसके पास समय नहीं होता था। लेकिन आज वह यह करना चाहता था क्योंकि उसके लिए ताए इतना खास था कि वह उसे अपनी एक पेंटिंग में हमेशा के लिए याद रखना चाहता था। ताए ने बाथरूम के दरवाजे से धीरे से आवाज लगाई। उसका चेहरा दरवाजे के बाहर था, लेकिन बाकी शरीर अभी भी अंदर छिपा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि जो मैंने किया है तुम्हें पसंद आएगा। जुंगकुक ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ताए कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सही कर रहा है या फिर खुशी और उत्साह में उसने कुछ ज्यादा ही हिम्मत कर ली थी। जुंगकुक ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम अभी तक छिपे क्यों हो? बाहर आओ। ताए ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने कुछ किया है। जुंगकुक मुस्कुराया, बाहर आओ, मैं देखूंगा तभी तो पता चलेगा। ताए ने गहरी सांस ली। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही ताए बाहर आया, जुंगकुक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वह उसकी नई पोशाक देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ताए इस तरह तैयार होकर आएगा। ताए ने सफेद रंग की लंबी बाहों वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसके कॉलर थोड़े ढीले थे और पूरा पहनावा उसे बहुत अलग और प्यारा रूप दे रहा था। जुंगकुक कुछ देर तक उसे देखता रहा। ताए को उसकी चुप्पी देखकर थोड़ी घबराहट हुई। उसने झिझकते हुए पूछा, मैं इसे बदल दूं? जुंगकुक ने तुरंत कहा, नहीं, इसे मत बदलो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ताए के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे से सोफे की तरफ गया ताकि जुंगकुक उसकी पेंटिंग शुरू कर सके। कुछ देर बाद ताए ने पूछा, मैं किस तरह बैठूं? जुंगकुक ने जवाब दिया, जहां तुम्हें आराम लगे वहीं बैठो। अगर जरूरत हुई तो मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा।
जुंगकुक खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था। वह बार बार अपना ध्यान कैनवास पर लगाने की कोशिश कर रहा था। ताई ने एक तरफ होकर बैठने की मुद्रा बनाई। उसने अपने घुटनों के पास हाथ रखे और सिर थोड़ा झुका लिया। फिर उसने पूछा, क्या ये ठीक है? जुंगकुक ने कुछ पल उसे देखकर कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। वह अपनी जगह से उठा और ताई की मुद्रा को थोड़ा ठीक किया। फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को धीरे से कान के पीछे कर दिया। अब बिल्कुल सही है। जुंगकुक वापस अपनी जगह बैठ गया। उसके सामने खाली कैनवास था और थोड़ी दूरी पर ताई शांत होकर बैठा था। लेकिन जुंगकुक के लिए ध्यान लगाना आसान नहीं था। जब भी वह ताई को देखकर कुछ बनाने की कोशिश करता, कुछ देर बाद ताई ने मुस्कुराकर पूछा, कैप्टन तुम्हारा कान इतना लाल क्यों है? वह उसे थोड़ा चिढ़ा रहा था क्योंकि उसे जुंगकुक का शर्माना अच्छा लगता था। जुंगकुक हल्का सा हंसा, अगर तुम मुझे इसी तरह परेशान करते रहे तो मैं फिर से अपना होश खो सकता हूं। ताई तुरंत शांत हो गया। कुछ ही मिनटों में जुंगकुक ने ताई का स्केच पूरा कर लिया। इसके बाद उसने पेंटिंग शुरू की। उसने अलग अलग रंग मिलाए और धीरे धीरे कैनवास पर उनकी परतें बनानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जुंगकुक ने पेंटिंग से नजर हटाकर ताई को देखा। ताई ने हैरानी से पूछा, किस बात के लिए? जुंगकुक ने सच्चे मन से कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि किसी के सामने इस तरह अपने भरोसे के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा यह भरोसा कभी बेकार नहीं जाएगा। ताई उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी क्योंकि उसे जुंगकुक से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर ताई ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जुंगकुक कुछ पल के लिए जैसे सुन ही नहीं पाया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह ताई के इस अचानक कहे गए इजहार से हैरान भी था और खुश भी। वे सिर्फ 3 छोटे शब्द थे, लेकिन जुंगकुक के लिए उनका मतलब बहुत बड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूं। कई घंटे बाद आखिरकार पेंटिंग पूरी हो गई। जुंगकुक ने संतोष से कहा, हो गई। ताई तुरंत उठकर उसके पास आया। क्या मैं देख सकता हूं? इतनी देर तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने के कारण उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था। फिर भी वह अपनी पेंटिंग देखने के लिए उत्साहित था। जैसे ही उसने पेंटिंग देखी, उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। ताई के चेहरे का भाव देखकर जुंगकुक घबरा गया। क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आई? ताई ने धीरे से पेंटिंग को देखा और फिर जुंगकुक की तरफ देखा। ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतनी खूबसूरत है। जुंगकुक ने राहत की सांस ली, लेकिन ताई ने पेंटिंग को देखते हुए कहा, जुंगकुक, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता। यह सुनते ही जुंगकुक का चेहरा बदल गया। उसने थोड़े नाराज अंदाज में पूछा, तुमने क्या कहा? ताई ने झिझक कर अपनी बात दोहराई। जुंगकुक ने कैनवास उसके हाथ से लिया और एक तरफ रख दिया। फिर उसने ताई को अपने सामने खड़ा किया और गंभीरता से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा कि तुम इतने अच्छे नहीं दिखते, है ना? ताई ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। जुंगकुक हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें किस तरह देखता हूं। उस रात दोनों के बीच हुई बातचीत ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। जुंगकुक ने ताई को यह एहसास कराया कि उसके लिए ताई की अहमियत सिर्फ उसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं थी। वह उसकी मौजूदगी और उसकी हर छोटी बात को अपने लिए बेहद खास मानता था। ताई नींद में करवट लेकर यह महसूस करने की कोशिश करने लगा कि जुंगकुक अभी भी उसके पास है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसे अपने पास कोई नहीं मिला, उसकी आंखें घबराकर खुल गईं। जुंगकुक बिस्तर पर नहीं था। ताई तुरंत उठकर बैठ गया। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। अभी भी अंधेरा था क्योंकि सुबह के सिर्फ 4 बजे थे। पहले जब उसकी छुट्टी होती थी तो वह सुबह 10 बजे तक सोया करता था, लेकिन इस समय वह उन बातों के बारे में सोचने की हालत में नहीं था। उसके मन में बस एक डर था, कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं हो गया। ताई ने आवाज लगाई, जुंगकुक, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उसका दिल डर की वजह से तेज धड़कने लगा। वह जानता था कि वह फिर से ज्यादा सोच रहा है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। जो कुछ पहले हो चुका था, उसके बाद वह ऐसा दोबारा नहीं चाहता था। उसने फिर पुकारा, जुंगकुक। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ताई जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा।
उसके पैर थोड़े कमजोर महसूस हो रहे थे क्योंकि पिछली रात काफी देर तक जागने की वजह से उसका शरीर थका हुआ था। वह कमरे से बाहर आया और फिर पुकारा, जुंगकुक। वह रसोई में गया। वहां उसे सिर्फ तैयार किया हुआ नाश्ता दिखाई दिया। ताये का दिल और घबरा गया। उसे सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था, जैसे वही स्थिति फिर से लौट आई हो। उसने बेचैनी से पूछा, तुम यहां हो? तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। ताये दरवाजे की तरफ मुड़ा। दरवाजा खुला और जुंगकुक अंदर आया। उसके हाथ में एक टोकरी थी। तुम किसे ढूंढ रहे थे? मैं। ओह। जुंगकुक कुछ पल के लिए रुक गया। ताये को देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। ताये को तभी याद आया कि वह ठीक से तैयार भी नहीं हुआ था। वह तुरंत वापस कमरे की तरफ भागा। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। जुंगकुक उसकी घबराहट देखकर हंस पड़ा। उसने टोकरी मेज पर रखी और फलों को पानी से धोने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ताये कपड़े पहनकर बाहर आया। वह अभी भी खुद को कोस रहा था कि वह इतना घबरा क्यों गया था। जुंगकुक ने बताया, मैं पीछे वाले बगीचे में गया था स्ट्रॉबेरी तोड़ने। तुम्हें पसंद है ना? स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही ताये की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत टोकरी के पास गया। इतनी सारी स्ट्रॉबेरी देखकर वह खुश हो गया। ताये ने एक स्ट्रॉबेरी उठाई और खाने ही वाला था कि जुंगकुक ने उसका हाथ रोक लिया। जुंगकुक ने उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी वापस ले ली। ताये ने मुंह फुलाकर कहा, यह तो गलत है। जुंगकुक ने धुली हुई स्ट्रॉबेरी एक तरफ रखी और ताये की तरफ देखा। यह गलत नहीं है। अगर तुम पहले स्ट्रॉबेरी खा लोगे तो क्या तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता खाने का मन करेगा? नहीं ना? और यह तुम्हारे कैप्टन का आदेश है। ताये तुरंत बोला, अपने कैप्टन का? समझ गया। जुंगकुक ने सिर हिलाया। गलत? ताये ने हैरानी से पूछा। तो फिर किसका? जुंगकुक ने मुस्कुराते हुए ताये की नाक पर हल्की सी चपत लगाई। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? ताये कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। जुंगकुक ने कहा, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। जब तक मैं वापस आऊं तुम नाश्ता शुरू कर देना। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते कैंप के लिए निकल गए। जुंगकुक हमेशा की तरह सबसे पहले कैंप पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ताये भी वहां पहुंचा। कैंप में कदम रखते ही उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई क्योंकि अब बोगम वहां नहीं था। उसने खुद से कहा, वह वहां ज्यादा सुरक्षित है। अब मुझे उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उधर जुंगकुक इस समय एक अलग ही परेशानी में था। मेजर उसे एक ऐसा आदेश दे रहा था जिससे वह बिल्कुल सहमत नहीं था। जुंगकुक ने कहा, सर, हम ट्रेनियों को वहां नहीं भेज सकते। मेजर चांद ने गुस्से में जवाब दिया। जुंगकुक ने समझाने की कोशिश की, सर, आपने खुद कहा था कि वे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी तक नहीं की है। आप उन्हें युद्ध में भेजना चाहते हैं? मेजर चांद ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इसी काम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर हमने उन्हें नहीं भेजा तो बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? फिर उसने सख्त आवाज में कहा, तुम सिर्फ एक कैप्टन हो। तुम्हारे पास मेरे आदेश को मानने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। अब अपने लोगों को तैयार करो। अगले हफ्ते तक उन्हें दूसरे शहर भेजना है। मेजर ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। जुंगकुक ने झुंझलाकर दांत भींचे। सुबह की शुरुआत ही इतनी परेशानी से हुई थी। वह इतना गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था कि आसपास की चीजें उठाकर फेंक दे, लेकिन उसने खुद को संभाला। लेफ्टिनेंट कांग ने भी परेशान होकर पूछा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? जुंगकुक ने थकी हुई आवाज में कहा, और क्या कर सकते हैं? हालात बहुत खराब हैं। लेफ्टिनेंट कांग ने कहा, लेकिन अब क्या होगा? हमने उन्हें असली युद्ध के लिए ट्रेनिंग नहीं दी है। अगर कुछ गलत हो गया तो? जुंगकुक कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में कई तरह की आशंकाएं थीं। अगर वे विदेशी लोग यहां नहीं आए होते तो शायद यह सब नहीं होता। आखिरकार उसने कहा, सबको इकट्ठा करो, हमें उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना होगा। हर रात की तरह उस रात भी ताये और जुंगकुक अपनी उसी जगह मिले। ट्रेनिंग के बाद वे अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठते थे। वह पेड़ उनकी कई यादों का गवाह बन चुका था। जब ताये वहां पहुंचा तो उसने जुंगकुक को गिटार बजाते हुए देखा। उसके पास एक नोटबुक भी रखी थी। जुंगकुक चौंक गया। उसे पता ही नहीं चला था कि ताये वहां आ चुका है। उसने तुरंत नोटबुक बंद कर दी और उसे अपने पीछे छिपा लिया। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा मन हल्का करने के लिए। ताये उसके पास बैठ गया और उसकी उंगलियों को गिटार के तारों पर चलते हुए देखने लगा। उसने पूछा, तुम काफी परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है?
फिर ताई ने पूछा, क्या यह उस युद्ध की वजह से है जिसके बारे में आज बताया गया था? जुंगकुक ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। कुछ विदेशियों के साथ हुआ विवाद अब युद्ध में बदल गया है। अब हमें वहां जाना होगा और उन्हें रोकना होगा, चाहे इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जुंगकुक की आवाज में परेशानी साफ थी। मैं मेजर की योजना से सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने गुस्से में गिटार के तार छेड़े। उससे एक सुंदर धुन निकली। ताए को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन वह जुंगकुक का मन थोड़ा बेहतर करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम मेरे लिए गा सकते हो? जुंगकुक ने उसकी तरफ देखा। ताए ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, कोई भी गाना, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। जुंगकुक थोड़ा झिझका। मैंने बहुत समय से नहीं गाया है, पता नहीं अब मेरी आवाज ठीक लगती भी है या नहीं। ताए ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक लगेगी, चलो। जुंगकुक ने कुछ पल सोचा। उसके मन में एक धुन आई और उसने गिटार बजाना शुरू कर दिया। ताए भी उस धुन को पहचान गया और कुछ देर बाद उसके साथ धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। दोनों की आवाज उस शांत रात में गिटार की धुन के साथ मिल गई। जुंगकुक को यह पल बहुत अच्छा लगा। कुछ समय के लिए वह युद्ध और अपनी सारी परेशानियां भूल गया। गाना खत्म होने के बाद ताए ने मुस्कुराकर तालियां बजाईं। वाह, तुम्हें यह गाना अब भी याद है? जुंगकुक मुस्कुराया। बहुत सुंदर है, शायद इसी वजह से यह मेरे दिमाग में रह गया। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। ताए ने पूछा, यह किस लिए है? जुंगकुक ने पत्थर से पेड़ के तने पर कुछ लिखने की कोशिश की। ताए तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ रोकते हुए बोला, अरे, पेड़ को नुकसान मत पहुंचाओ। जुंगकुक ने हैरानी से पूछा, सच में? ताए ने सिर हिलाया। जुंगकुक ने पेड़ की तरफ देखा और फिर ताए की तरफ। लेकिन यह पेड़ बहुत कुछ पूरा करता है। ताए को उसकी बात समझ नहीं आई। तुम्हारा क्या मतलब है? जुंगकुक पेड़ से थोड़ा पीछे हुआ, फिर उसने ऊपर की शाखाओं को हटाया ताकि चांदनी सीधे पेड़ के तने पर पड़ सके। उसने तने पर खुदे हुए कुछ नामों की तरफ इशारा किया। ताए ने हैरानी से पूछा, मैंने इन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? जुंगकुक ने बताया, मैं ऐसे कुछ जोड़ों को जानता हूं जिन्होंने यहां अपने नाम लिखे थे और बाद में वे सच में साथ रहे। उसने पत्थर उठाया और पेड़ के तने पर धीरे धीरे कुछ अक्षर लिखने लगा। ताए ने भी एक पत्थर उठाया। मैं भी। कुछ देर की कोशिश के बाद दोनों ने अपने नाम वहां लिख दिए। लेकिन अगली सुबह कैंप का माहौल बिल्कुल अलग था। सुबह सुबह, जब ज्यादातर लोग अभी पूरी तरह जागे भी नहीं थे, सभी ट्रेनियों को मैदान में खड़ा कर दिया गया था। सामने जुंगकुक बेहद गुस्से में खड़ा था। उसने कड़ी आवाज में पूछा, यह किसने किया? सभी ट्रेनियों ने घबराकर उसकी तरफ देखा। जुंगकुक ने पूछा, कल रात युद्ध के आधे सामान को किसने चुराया? ताए की आंखें अभी ठीक से खुल भी नहीं रही थीं। वह कुछ ही देर पहले उठा था, लेकिन जुंगकुक का गुस्सा देखकर उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। जुंगकुक ने फिर पूछा, किसने किया? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि सभी ट्रेनियों में डर फैल गया। उन्होंने जुंगकुक को गुस्से में पहले भी देखा था, लेकिन इतना नहीं। उसने अपना हथियार निकाला और जमीन की तरफ गोली चलाई। तेज आवाज से सभी लोग घबरा गए। लेफ्टिनेंट कांग ने तुरंत कहा, सर, कृपया हथियार नीचे रखिए। जुंगकुक ने गुस्से में हथियार वापस रख लिया। फिर उसने पूछा, किसमें इतनी हिम्मत थी कि अपने ही कैंप से हथियार चुरा ले? कोई जवाब नहीं आया। जुंगकुक ने और सख्त आवाज में कहा, मुझे जवाब दो। उसकी आवाज सुनकर सभी सहम गए। ताए भी उसे देखकर डर गया। पिछली रात उसने जुंगकुक की शांत और मासूम आंखें देखी थीं, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक ट्रेनी ने डरते हुए कहा, सर, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। दूसरे ट्रेनी ने कहा, सर, मैंने कल रात सोने से पहले स्टोरेज रूम चेक किया था, उस समय सारा सामान वहीं था। जुंगकुक ने झुंझलाकर हल्की मुस्कान दी और आंखें घुमाई। तुम सबसे यह पूछना ही मेरी गलती थी कि इसे किसने चुराया। मैं भूल गया था कि कोई भी अपनी गलती खुद नहीं मानेगा। उसने एक एक करके सभी के चेहरे देखे। फिर उसने कहा, जिसने भी ये किया है वह याद रखे कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि वह कौन है। वह कुछ पल के लिए रुका, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया तो मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगा।
जुंगकुक वहां से जाने ही वाला था कि तभी सार्जेंट हान दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, सर, मुझे स्टोरेज रूम में कुछ मिला है। मुझे लगता है कि आपको यह जरूर देखना चाहिए। जुंगकुक ने कागज लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता आ गई। जुंगकुक के ऑफिस पहुंचते ही उसने बिना कुछ कहे मुड़ा हुआ कागज ह्यूगो की तरफ फेंक दिया। ह्यूगो ने हैरानी से कागज उठाया। जुंगकुक ने सीधे कहा, मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो? ह्यूगो कुछ समझ नहीं पाया। तुम जो भी कह रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं। जुंगकुक ने उसकी बात काट दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा? ह्यूगो गुस्से में खड़ा हो गया। तुम्हारी समस्या क्या है? अपने काम से काम नहीं रख सकते? ये रुक गए। जुंगकुक तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। ट्रेनियां अपने कमरों से बाहर निकल रहे थे और हर तरफ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जुंगकुक ने बाहर देखा तो कैंप की एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा बुरी तरह ढह चुका था। उसने सार्जेंट मिन से पूछा। सार्जेंट मिन ट्रेनियों को सुरक्षित जगह ले जाने में व्यस्त था। उसने जवाब दिया, उस इमारत की दूसरी
पीछे लिया। उसे तभी एहसास हुआ कि उसका पैर जमीन में छिपे विस्फोटक पर पड़ चुका था। जुंगकुक तुरंत पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की ताकत से जुंगकुक भी दूर जा गिरा। आसपास धूल और आग के छोटे छोटे कण फैल गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इमारत में आग नहीं लगी। जुंगकुक दर्द के बावजूद उठ खड़ा हुआ। उसे सिर्फ एक बात याद थी, उसे ताए को ढूंढना था। उसने ताए के कमरे का नंबर याद करने की कोशिश की। कमरा नंबर 091। जुंगकुक तुरंत उस कमरे की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। कमरा पूरी तरह तबाह हो चुका था। अंदर कुछ सैनिक जमीन पर पड़े थे और कोई भी जीवित नहीं दिख रहा था। जुंगकुक ने नामजून और सोगजिन को भी ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि वे ताए के करीबी दोस्त हैं। जब उसने देखा कि वे वहां नहीं थे तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर के नीचे फंसे किसी व्यक्ति पर पड़ी। वह दर्द से परेशान था। उसके पैर में एक नुकीला पत्थर फंसा हुआ था। जुंगकुक तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और भारी पत्थर हटाने की कोशिश की। कुछ मेहनत के बाद उसने पत्थर हटा दिया। जुंगकुक तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसे सहारा दिया। ताए के चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके हाथ पर भी कुछ घाव थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ उसके पैर की चोट थी। ताए दर्द से रो रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। जुंगकुक बेहद परेशान था। वह उसका दर्द कम करने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, ह्योन्ग, मेरी बात सुनो। धीरे धीरे सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। फिर 1 से 3 तक गिनो। ताए की सांसें कांप रही थी। उसे ठीक से सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसने कहा, क्यों? मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूं। जुंगकुक ने उसे भरोसा दिलाया। बस मेरी बात मानो, मुझ पर भरोसा करो। ताए ने कांपती हुई सांस ली और गिनना शुरू किया। 1, 2। जुंगकुक ने उसी समय उसके पैर में फंसी चीज को हटा दिया। ताए दर्द से कराह उठा। उसकी सांसें और तेज हो गईं। जुंगकुक ने तुरंत कहा, माफ करना, अगर इसे ऐसे ही छोड़ देता तो हालत और खराब हो सकती थी। ताए ने दर्द की वजह से जुंगकुक की बाहों को कसकर पकड़ लिया। जुंगकुक ने पास पड़ा एक कपड़ा उठाया और उसे ताए के पैर पर बांध दिया ताकि खून बहना कम हो सके। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने ताए को अपने पास खींच लिया। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, ताए रोते हुए बोला। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। कुछ देर बाद ताए ने कांपती आवाज में कहा, जुंगकुक, मैंने यह सब अपने सपने में देखा था। जुंगकुक ने हैरानी से पूछा। ताए ने सिर हिलाया। उसकी सांसें अब भी असामान्य थीं और वह बहुत घबराया हुआ था। मैंने सब कुछ देखा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने जुंगकुक की बाहों को और कसकर पकड़ लिया। जुंगकुक ने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूं, ताए ने खुद को संभालते हुए कहा। यह शुरू हो रहा है। उसके सिर में तेज दर्द था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसने आखिरी बार धीमी आवाज में कहा, विश्व युद्ध। इतना कहने के बाद ताए बेहोश हो गया